नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम 1857 की क्रांति की प्रगति देखते थे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। कल अपन ने 1857 का परिचय देखा, राजस्थान में किस तरीके से था और उसके कुछ कारण देखे महत्वपूर्ण, जो राजस्थान स्पेसिफिक कारण थे, है ना, राजस्थान विशेषतः कारण जो थे। आज अपन देखेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए अपन पेपर फर्स्ट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला सेक्शन। तो आज अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति की प्रगति पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में जो हमारा पहला बिंदु है कि छावनी की जो यहाँ पे विभिन्न जो छावनियां थी, उन सबकी छावनियों की अपन एक बार पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तरीके से वहां पर क्या क्या इवेंट्स हुए थे और वहां पर जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण पूछी जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है ना, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है और इससे डिटेल्ड एनालिटिकल अगर वीडियो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरी पर्सनल रिसर्च, एग्जाम के पुराने पेपरों को खंगालना, सब कुछ शामिल है। वो सब कुछ मैंने इसमें मेंशन कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि नसीराबाद से क्रांति किस तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि आप जो है ना, ये पूरी कथा है 20 बार सुन चुके भी होंगे, हो सकता है आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, तो भी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या महत्वपूर्ण है वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप देखोगे ना कि नसीराबाद से अपने यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है 1857 क्रांति, अपने अजमेर में पड़ता है नसीराबाद। ठीक है, तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 28 मई वाली तारीख, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में कहां से शुरू हो रही है, नसीराबाद से 28 मई को चालू हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये जितनी भी सैनिक छावनियों में विद्रोह होंगे ना, विद्रोहियों के जो अंतिम उद्देश्य होगा इनका, वो कहां पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि दिल्ली में कौन क्रांति कर रहा है, दिल्ली में खुद मुगल बादशाह क्रांति में उतरे हुए। ठीक है, तो सब जो है ना, नसीराबाद से चाहे सैनिक जाएंगे, ठीक है, विद्रोह करके, वो कहां पहुंचेंगे, दिल्ली। या नीमच से जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, दिल्ली। एरनपुरा से जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, दिल्ली। तो सब जगह के जो सैनिक है ना, अंततः गत्वा कहां पहुंचना चाह रहे हैं, दिल्ली। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि दिल्ली से ही क्या होनी, क्रांति शुरू होनी। ठीक है, तो ये देख आप इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, 28 मई से नसीराबाद में अपने क्रांति के बुगुल बज जाता है। क्यों बज जाता है, 28 मई के एक दो दिन पहले क्या है, वहां पर जो है मेरठ से एक बटालियन बुलाई जाती है, उसको बोलते थे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी बोलते थे, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये लिख लेना आप वहां पे, है ना। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को बुलाया जाता है नसीराबाद से, है ना। और वो जो है सॉरी मेरठ से बुलाया जाता है। तो मेरठ में क्या था, ऑलरेडी वहां पे 1857 की क्रांति की शुभारंभ होने वाला था, तो वहां पे जो प्रिपरेशन थी ना, बेसिक, वो तैयार हो चुकी थी। और मेरठ की जो आर्मी थी, मेरठ की जो वहां पे आर्मी थी, वो इनको ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर चुकी थी क्रांति के प्रति। तो जब वो वहां से इन्फ्लुएंस होकर आए, तो नसीराबाद में भी उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे क्रांति हो रही है और इस बार जो है अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से समूल नाश कर दिया जाएगा शासन का, तो आप सब लोग जो है हमें ज्वाइन कर लो। तो 1857 क्रांति में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई है और नसीराबाद के सैनिकों को जो है वो प्रेरणा दे रही क्रांति में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का नाम आप याद रख लेना कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री 1857 क्रांति के दौरान कहां तैनात थी, कहां तैनात थी, वो नसीराबाद में तैनात थी। एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी नसीराबाद में थी। तो 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां पे है, नसीराबाद में। तारीख कितनी है, 28 मई 1857। ठीक है, तो जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वहां से मेरठ से आई ना, तो यहाँ के जो लोकल अपने अंग्रेज अधिकारी थे, उनको इन पर हो गया अविश्वास। ठीक है, क्या हो गया, अविश्वास। ठीक है, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो वहां का जो एक लोकल सैनिक था बख्तावर सिंह, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक लोकल सैनिक था बख्तावर सिंह, उसने प्रीचार्ड से पूछा। तो वहां का सैन्य अधिकारी का नाम भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि नसीराबाद में कौन तैनात था, तो प्रीचार्ड तैनात था। किसने पूछा था, बख्तावर सिंह ने पूछा था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसने पूछा था, बख्तावर सिंह ने पूछा था, प्रीचार्ड से पूछा था। और क्या पूछा था कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं। ठीक है, तो आप जैसे ही बख्तावर सिंह का नाम देखोगे कि बख्तावर सिंह किस क्रांति से संबंधित है, कहां से संबंधित था, नसीराबाद से संबंधित था। ठीक है, तो बख्तावर सिंह पूछता है किसको, रिचार्ड को, कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, आप हमें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को। ठीक है, तो उसका जो है असंतुष्ट आंसर देता है कौन, रिचार्ड, कि हमें विश्वास है कि नहीं है। इसका जो आंसर है उससे ये बख्तावर सिंह को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो ये लोग जो है सारे क्रांति में इंडल्ज हो जाते हैं, सारे लोग, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, सब लोग जो है क्रांति कर देंगे। ठीक है, क्रांति कर देंगे, क्रांति कर देंगे। तो क्रांति में क्या होगा, दो अंग्रेजों का नाम याद रख देना आप, एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा कि नसीराबाद में जो है कौन कौन से दो सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तो ये दोनों सैन्य अधिकारी थे मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं
ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिचार्ड भी इंपॉर्टेंट है, बख्तावर सिंह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों नाम याद रख लेना। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। कौन सी सैन्य वहां पे सेना तैनात थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां पर दो और अधिकारी थे, लॉक और हार्डिंग, वो घायल हो जाते हैं। ठीक है, उस क्रांति के दौरान झड़प होती है तो घायल हो जाते हैं। कौन कौन? लॉक और हार्डिंग। और एक और अधिकारी होता था पेनी, पेनी का हृदयघात से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो तीन मर जाते हैं। कौन कौन? मेजर स्पोर्टिसवुड, न्यूबरी और पेनी। पेनी तो हार्ट अटैक से मर जाता है, उसको क्रांतिकारियों ने नहीं मारा, लेकिन इस गम से कि भाई क्रांतिकारी मारेंगे अपने को, तो इस गम से जो क्या है, उनको हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक में पेनी चल बसे। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या करा, जो नसीराबाद में तोपखाना था उस पर कब्जा कर लिया और ब्यावर की तरफ निकल पड़े। ठीक है, जाना अजमेर चाहिए था, कहां निकल पड़े? ब्यावर निकल पड़े। ठीक है, तो ब्यावर में भाई दूसरी सैनिक छावनी को भी अपन जो है वहां पे इन्फ्लुएंस करके उनको भी दिल्ली ले चलेंगे। तो ब्यावर की सैनिक छावनी को भी वहां पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और बाद में जो है ब्यावर के थ्रू वो दिल्ली पहुंच गए 28 जून को। तो एक महीने का टाइम लगा। 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह कर रहे हैं और 28 जून को कहां पहुंच रहे हैं? दिल्ली में। तो आपसे सिर्फ फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है। क्या क्या क्या? एक तो ये पूछ सकते हैं बख्तावर सिंह वाली कहानी किसको बोला था? प्रिचार्ड को बोला था। मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी दोनों को याद रख लेना, है ना। लॉक हार्डी घायल हुए, पैनी को हृदयाघात हुआ, तोपखाने को कब्जे में करके दिल्ली निकल गए। तो अंततः बत्तुआ कहां जाना है? नसीराबाद की सैनिक छावनी को विद्रोह करके दिल्ली पहुंचना है। तो 28 मई को शुरू होते हैं, 28 जून को, एक महीने में पहुंच जाते हैं फिक्स। ठीक, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो ये आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर दूसरी अपने सैनिक छावनी है नीमच। ठीक है, तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश में, ये अजमेर में थी, अपने अजमेर में, और इधर दूसरी सैनिक छावनी कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे 28 तारीख को शुरू हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे कितने तारीख को शुरू हो रही है? 3 जून को, है ना। 4-5 दिन बाद, 5 दिन बाद जो है 3 जून को नीमच में शुरू हो जाती है। ठीक है, ये कहां पे है? ये तो अजमेर में, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे एकदम बिल्कुल पास में है। मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर पे नीमच पड़ता है अपने, है ना। तो नीमच जो है वहां पे जो है उदयपुर की सेनाएं तैनात थी, आपको पता है ना, कल मैंने अपने आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, आप इन चीजों को, जो नीमच में जो क्रांति होती है ना, वो 3 फेज में होती है। कितने फेज में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फेज में होती है। पहला फेज होता है कर्नल अबॉर्ड के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये नाम है, आप याद रख लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। कर्नल अबॉर्ड क्या है? कस्में दिलाते हैं। तो नीमच में कौन सा सैन्य अधिकारी तैनात था? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कौन था? कर्नल अबॉर्ड था। नसीराबाद में कौन सा सैन्य अधिकारी तैनात था? प्रिचार्ड था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कर्नल अबॉर्ड कस्में दिलाता है, जो हिंदू है उनको तो गीता की कसम दिलाता है, मुसलमानों को कुरान की कसम दिलाता है ना। तो दो लोग जो है, उन्होंने जो है प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। उधर कर्नल अबॉर्ड ने बोला कि आप कस्में खाओगे, आप क्रांति नहीं करोगे। ठीक है, तो 2 लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया उनसे। एक का नाम था मोहम्मद अली बेग, एक का नाम था हीरा सिंह। ठीक है, तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई आपने जो है अवध विलय किया, वहां पे अवध पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में, है ना। तो उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने क्या है, धोखे से, डलहौजी की जो विलय नीति थी ना, उसके आधार पर अवध का क्या है, विलय कर लिया था उन्होंने, धोखे से। ठीक है, तो धोखे से अवध विलय कर लिया, तो सारे मुसलमान नाराज थे उनसे। ठीक है, तो मोहम्मद अली बेग ने पूछा कि आपने अवध का विलय किया, वो किस आधार पर किया? आप जरा बताइए, आप एथिक्स के पुजारी बनते हैं, तो आप आधार बताइए कि अवध विलय किस प्रश्न पर किया। तो अवध विलय पर जैसे ही प्रश्न पूछा गया, तो कर्नल अबॉर्ड से जवाब नहीं लगा। तो जब जवाब नहीं लगा, तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, 2 आदमी के वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना कि नीमच सैन्य छावनी में विद्रोह करने वाले 2 प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो दोनों ने जो है कर्नल अबॉर्ड को जो है वहां पर नेस्त नाबूद कर दिया। वहां पे किलेदार था मैकडोनाल्ड। ठीक है, किलेदार कौन था वहां पे? मैकडोनाल्ड तैनात था। कर्नल जैक्सन वहां पे अवेलेबल थे, वेनिस्टर वहां पे अवेलेबल थे, प्लस लॉयड, है ना। तो लॉयड का भी नाम याद रख लेना। तो वहां पे इन 2-3 नाम देंगे आपको, है ना। तो ऐसे पूछ सकते हैं वो कि जैक्सन, वेनिस्टर और लॉयड कौन से सैन्य छावनी में तैनात थे? राजस्थान की किस सैनिक छावनी में तैनात थे 1857 क्रांति में? ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रख लेना कि किलेदार तो था उस समय मैकडोनाल्ड, कर्नल जैक्सन, वेनिस्टर और लॉयड वहां पर तैनात थे, है ना। प्लस कर्नल अबॉर्ड तो वहां पे था ही, है ना। तो ये तो ध्यान ही रख लेना। ठीक है, वो सब तैनात थे, तो इनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर जब लॉयड है ना, इसके बारे में एक चीज ध्यान रख लेना कि लॉयड ने जो है, जब नीमच में इस तरीके से विद्रोह मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, क्रांति शुरू हो गई। इन दोनों के नेतृत्व में क्या शुरू हो गई? क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, तो क्रांति को अपन पहले देखेंगे। तो पहले अपन देखेंगे कि लॉयड ने जो क्या किया, उसी समय जो है लॉयड को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्रांति शुरू होने वाली है। तो मेवाड़ पास में पड़ता है, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? शावर्स। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को फोन करके, या जो भी उस समय संसाधन थे संचार के,
उससे जो है सावर्स को बुला लिया जाता है। ठीक है, तो सावर्स को बुलाया जाता है और सावर्स जो है सहायता करने के लिए कहां पहुंचता है, अपने नीमच में पहुंचता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लिए 3 जून को यहाँ पर सावर्स को फोन करके बुलाया जाता है और 5-6 जून तक जो है 3 दिन में नीमच छावनी पर वापस किसका कब्जा हो जाता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो 3 दिन तक यहाँ पे क्रांति चली है। तो उससे जब तक सावर्स पहुंचता उससे पहले जो है ये नीमच छोड़ के चले गए थे, इस तरीके से चले गए थे। एक बार अपन ये देख लेते हैं कि सावर्स के साथ कौन कौन आए थे, सेना में कौन कौन आए थे। तो सावर्स के साथ आए थे मेवाड़ की सेना, जोधपुर की सेना और बेदला के बख्तावर सिंह। ये बख्तावर सिंह डिफरेंट है, ये बेदला के बख्तावर सिंह अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। तो बेदला के सामंत थे बख्तावर सिंह, वो जोधपुर सेना के साथ और मेवाड़ की सेना के साथ, सावर्स के साथ कहां पहुंचते हैं, अपने नीमच में पहुंचते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, है ना। तो लॉयड ने आमंत्रित किया था इनको और ये सब जो है पहुंच के 6 जून तक तो पूरे इस पर कब्जा ही कर लेते हैं। ठीक है, 6 जून तक पूरे इस पे कब्जा ही कर लेते हैं। अब देखो ये क्रांतिकारी जो है, ये सबको मैंने आपको क्या बताया था कि सब लोग जो है नसीराबाद हो चाहे नीमच हो, सब लोग कहां पहुंचना चाह रहे हैं, दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। तो नीमच वाले भी यहां से खाली करके कहां पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले जो है ये डूंगला गांव पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़ में। कहां पहुंचते हैं, डूंगला गांव, वेरी इंपॉर्टेंट है। डूंगला गांव का नाम याद रख लेना कि डूंगरा नाम का एक रुग्गा सिंह है ना, एक किसान था रुग्गा सिंह, ये भी नाम याद रखना, मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया शायद, है ना। तो रुग्गा सिंह या रुग्गा, ग पे लिख सकते हैं ना, रुग्गा सिंह या रुग्गा सिंह। तो डूंगला गांव का था ये किसान। उसके घर पे है ना 40 अंग्रेज स्त्रियां बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो 40 अंग्रेज स्त्रियां और बच्चे जो है वो शरण पाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रांतिकारियों के डर से। तो डूंगला गांव में 40 अंग्रेज और स्त्रियां बच्चे वहां पे प्राप्त होते हैं। वो रुग्गा सिंह के नेतृत्व में जो वहां पे किसान होता था ना रुग्गा, तो उसके घर पे जो है वो रुकवा दिया जाता है क्रांतिकारियों द्वारा कि इसको आप बंदी बना के रखो जब तक हम वापस लौटते हैं तब तक। ठीक है, तो रुग्गा सिंह के वहां पे जो है डूंगला गांव में 40 अंग्रेज स्त्री और बच्चों को बंदी बना दिया जाता है। वो कहां के थे, सब नीमच छावनी के थे। ठीक है, तो इनको जब सावर्स पहुंचता है ना यहाँ पे, सावर्स किसका पीछा करता है, देखो 3 दिन में तो सावर्स ये जीत लेता है और इनके पीछे लग जाता है फिर क्रांतिकारियों के पीछे, क्योंकि दिल्ली जा रहे थे तो इनके पीछे लग गया। ठीक है, तो डूंगला गांव में 40 अंग्रेज और स्त्री बच्चों को जो है सावर्स मुक्त करवाता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो उन सबको जो है सावर्स भेज देता है पीछे से पिछोला के जगमहल में रुकवाने के लिए। ठीक है, तो ये सब 40 इस अंग्रेज स्त्रियां बच्चे कहां रुकवाए जाते हैं, जगमहल। तो गोकुलाम मेहता की सहायता से जो है ये जगमहल में पहुंचते हैं, जग मंदिर में, और वहां पर पिछोला के पहाड़ पर इनको रुकवाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि 40 अंग्रेजों को कहां से छुड़वाया गया था, 40 अंग्रेज स्त्री बच्चों को कहां पे छुड़वाया गया था, तो रुग्गा सिंह के घर से छुड़वाया गया था, डूंगला के गांव में। डूंगला अपने चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। और किसने छुड़वाया था, वो सावर्स की सेना ने छुड़वाया था। सावर्स की सेना किसका पीछा कर रही थी, नीमच के क्रांतिकारियों का पीछा कर रही थी। तो ये आप याद रखना। फिर शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह थे, ये फिर डूंगला गांव से जो है ये आगे बढ़ते हैं क्रांतिकारी, उनको तो पीछे रुग्गा के घर पे छोड़ ही दिया। और फिर जो है ये कहां पे आगे बढ़ते हैं, शाहपुरा की तरफ बढ़ते हैं। तो शाहपुरा में जो है लक्ष्मण सिंह जी थे। लक्ष्मण सिंह जी जो है उन्होंने क्रांतिकारियों को स्वागत किया तहे दिल से कि आओ आपका स्वागत है। तो क्रांतिकारियों को धन दिया, जो खाना खिला सकते थे खाना खिलाया, जो भी कर सकते थे ना, तो लक्ष्मण सिंह जी ने जो है वो सारा काम किया। अब आप देखोगे ना जितने भी सामंत और छोटे राजा है ना, वो अंग्रेजों से चिढ़ के बैठे हैं। ठीक है, तो सामंत और छोटे राजाओं ने तो क्रांतिकारी को समर्थन दिया, और आप देखोगे जो बड़े राजा है ना, बड़े राजा, उन सबने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कल के अपन ने कारण देखे थे ना, तो सामंतों के जो कारण देखे थे उनमें मैंने समझाया था कि सामंत क्यों सहयोग दे रहे हैं क्रांति को, है ना। तो सहयोग देने के पीछे यही कारण है, सामंत और छोटे राजाओं ने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया, समर्थन दिया। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह जी ने किसको सहयोग दिया, क्रांतिकारियों को सहयोग किया। जैसे पीछे से सावर्स की सेना आई तो लक्ष्मण सिंह जी ने अपने किले के गेट बंद कर दी कि सावर्स की सेना को एंट्री नहीं है। ठीक है, और इधर से जब तक क्रांतिकारी निकल ही चुके थे तो क्रांतिकारी वहां से शाहपुरा से कहां पहुंचते हैं, देवली। तो देवली की एक सैनिक छावनी होती थी, वहां पे एक महिदपुर बटालियन मौजूद थी। ठीक है, देवली की सैनिक छावनी कौन सी थी, जिसमें महिदपुर बटालियन, मीणा लोग, वहां पे मीणाओं की सेना थी एक तरीके से। तो जहाजपुर वहां पे देवली से जस्ट पास में पड़ता है, तो जहाजपुर में लगभग 800 मीणा वो थे, सैनिक थे। तो वो भी इस देवली वाली सैनिक छावनी को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसमें जो है यहां से महिदपुर बटालियन के नाम पर इन नीमच वाली सेना के साथ मिल जाते हैं। कौन, देवली वाले सैनिक। तो देवली और नीमच वाले सैनिक दोनों मिल गए और आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देवली से किधर जाएंगे, टोंक, दिल्ली जाना है ना इनको, है ना। तो सीधा कहां से आए थे, नीमच से आए थे। नीमच से चित्तौड़गढ़ होके सीधे शाहपुरा होके सीधे देवली होके सीधे टोंक होके, और टोंक से अपन आगरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका रूट रहेगा। तो देवली में महिदपुर बटालियन और जहाजपुर के 800 मीणा सैनिक ये सब शामिल हो जाते हैं इसमें, और क्रांतिकारियों के साथ दे देते हैं, और क्रांतिकारी जो है टोंक पहुंचते हैं। टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला,
ठीक है। वजीरुद्दौला तो क्रांति के विरोध में था, क्योंकि बड़े बड़े शासक सब विरोधी थे, तो वजीरुद्दौला तो क्रांति के विरोध में था, लेकिन उसका मामा था मीर आलम खां, ठीक है। तो मीर आलम खां किसी तरीके से मुगल जो अपने दिल्ली का जो मुगल बादशाह था ना, उसका कोई ना कोई ये मीर आलम खां जो है उनका रिश्तेदार लगता था। तो ये इन्होंने जो है इनके नेतृत्व में टोंक में जो है मीर आलम खां के नेतृत्व में जो है इन सभी सेनाओं ने इनको ज्वाइन कर लिया, मीर आलम खां को। प्लस टोंक से 500 सैनिक ये ऐड हो गए, ठीक है। तो टोंक से 500 सैनिक ऐड हो जाते हैं। और इन टोंक की क्रांति की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ पर जो है स्त्रियों ने भी भाग लिया था। तो राजस्थान की किस जगह की स्त्रियों ने 1857 की क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ऐसा प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राजस्थान में टोंक ऐसी रियासत थी जहां की स्त्रियों ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्त्रियों ने भी भाग लिया था और 500 सैनिक इनमें ऐड हो गए। इनमें ऐड होकर 500 सैनिकों के साथ कहां निकल लिए आगे, आगरा की ओर। तो आगरा से वो सीधा दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। तो 3 तारीखें वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन 14, 18 और 20 जुलाई को, ठीक है, 14, 18, 20 जुलाई को ये दिल्ली पर अटैक करते हैं, ठीक है। किसकी सेना के समर्थन में? अपने दिल्ली पर कौन थे? मुगल बादशाह की सेना के समर्थन में। तो मुगल थे वहां पे, तो मुगल बादशाह की सेना के समर्थन में वहां पे टोंक में दिल्ली, टोंक से सेना जो है सीधा दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली में वहां पे अटैक करते हैं 14, 18, 20 तारीख को, जुलाई को, ठीक है। तो ये शुरू होते हैं 3 जून को और पहुंचते हैं वहां पर 14, 18, 20 जुलाई को, ठीक है। दिल्ली पहुंच जाते हैं सारे सैनिक। अब आप देखिए कि यहां पर जो है उस समय तक क्या होता है, 6 जून तक यहाँ पर कब्जा हो जाता है। इधर वाली सेना का आपने पूरी क्रांतिकारी गतिविधि समझ ली। अब यहाँ पे देखिए आप, 6 जून तक किसका कब्जा हो गया? अपने नीमच पे सावर्स का कब्जा हो गया। सावर्स, अब यहाँ पे देखो चित्तौड़गढ़ है पास में, तो चित्तौड़गढ़ में क्या है, सावर्स उधर निकल लिया, तो सावर्स की सेना और हार्ड काउंसिल जोधपुर सेना नायक था, है ना, जोधपुर सेना नायक का नाम था हार्ड काउंसिल। तो हार्ड काउंसिल और सावर्स की सेना जो है वो असफल आक्रमण करती है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ जब पहुंचते हैं तो इन क्रांतिकारियों पर असफल आक्रमण किया जाता है और जो है ये जो है क्रांति यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन नीमच जो है किसके अधिकार में आ जाता है? सावर्स के अधिकार में आ जाता है। हालांकि उन्होंने बाद में कोशिश करेंगे हार्ड काउंसिल के साथ चित्तौड़ पर असफल आक्रमण करने की, लेकिन वो प्रयास असफल रहेगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले एरिया में, नीमच वाले एरिया में शांति स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नीमच वाले एरिया में शांति स्थापना का सबसे बेहतरीन जो प्रयास किया था वो अर्जुन लाल द्वारा किया गया था। तो ये अर्जुन लाल का नाम भी आप याद रख लेना, क्योंकि पूछ ले कि नीमच वाले क्षेत्र में शांति स्थापना का 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा श्रेय किसको दिया जाता है, तो अगर वो इसका भी नाम देते, सावर्स का भी नाम देते, लेकिन शांति नहीं, सावर्स तो सीधा क्रांति दबा रहा है, ठीक है। तो शांति का जो कार्य था वो अर्जुन लाल ने किया था, तो अर्जुन लाल का नाम भी याद रख लेना। फिर मैंने कहा था कि नीमच वाली छावनी तीन फेज में कंप्लीट हुई थी। तो एक फेज हो गया कर्नल एबॉट वाला, दूसरा फेज होता है 12 अगस्त को। 3 जून को पहला फेज निपट गया, 3 जून से 6 जून चलाएगा है। फिर 12 अगस्त को वापस शुरू होती है यहाँ पे क्रांति गतिविधियां शुरू होती है 12 अगस्त को। 12 अगस्त में क्या होती है, वहां पे 83वीं 83वीं यूरोपियन रेजिमेंट वहां पे पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है या इनके जो ब्रिटिश सैनिक है ना वहां पहुंचते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी सैनिकों पे विश्वास कम होता जा रहा था ब्रिटिश EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वहां से जो है ब्रिटिश सैनिक जो है पहुंचते हैं 83वीं यूरोपियन रेजिमेंट। तो जब ये पहुंचते हैं तो वहां के जो लोकल सैनिक है उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर दी, तो बहुत सारे ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर दी, तो वो क्रांति भी जो है दबा दी जाती है बाद में, ठीक है। तो 12 अगस्त में ये आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि 12 अगस्त को किस जो बटालियन थी, वो कौन सी बटालियन थी जिसके ब्रिटिश नागरिकों की नीमच में हत्या कर दी थी, तो वो थी 83वीं यूरोपियन रेजिमेंट, ठीक है। तो इस बटालियन का नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं 18-19 सितंबर को। 18-19 सितंबर को क्या होता है, एक तीसरा फेज शुरू होता है क्रांति का, जिसमें निम्बाहेड़ा क्षेत्र पड़ता है अपने जस्ट चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और नीमच में ज्यादा दूरी नहीं होती है, तो निम्बाहेड़ा उस समय टोंक जागीर के अंदर आता था। ये भी ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1857 क्रांति में निम्बाहेड़ा किस शासक के अंतर्गत आता था, तो टोंक वाले शासक के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो निम्बाहेड़ा में कौन तैनात था? 2 आदमी का नाम याद रख लेना। निम्बाहेड़ा में एक तो हकीम यार खां तैनात था और एक ताराचंद पटेल तैनात था, ठीक है। तो जो क्रांति है वो निम्बाहेड़ा से नीमच पहुंचने की बात कही जाती है कि निम्बाहेड़ा से कुछ सैनिक जो है वो नीमच पहुंचने वाले हैं। तो नीमच पहुंचने वाले हैं, तो इससे पहले जो है एक इंफॉर्मेशन आती है अंग्रेजों के पास कि जो फिरोज था ना, है ना, मोहम्मद बहादुर शाह का एक मतलब क्या बोलते हैं रिश्तेदार था फिरोज। तो वो अपने आप को, क्योंकि बादशाह तब तक पकड़ में आ जाते हैं, तो वो अपने आप को जो है फिरोज जो है बादशाह घोषित कर देता है खुद कि मैं बादशाह घोषित, मैं आज से जो है बादशाह हूं दिल्ली का, ठीक है। तो फिरोज बादशाह घोषित करके, और ऐसा माना जाता था कि ये निम्बाहेड़ा में आएगा, निम्बाहेड़ा से सीधा नीमच आएगा, ठीक है। तो फिरोज के आने की खबर सुन के
जो है अंग्रेजों ने जो है वहां पे अलर्ट हो गए अंग्रेज इस क्षेत्र में, ठीक है। तो निम्बाहेड़ा में 2 आदमी थे, तो इन लोगों ने सोचा, नीमच वालों ने, कि अपन जाते हैं सीधा और निम्बाहेड़ा वाले सीधे किले को जीत लेते हैं। तो निम्बाहेड़ा में किले में था एक तो हाकिम यार खां, ठीक है। तो वहां का हाकिम था यार खां, ठीक है। वो भाग जाता है और वहां पे जो है एक आदमी तैनात था, आमिल जिसको बोलते थे वहां पे। तो आमिल था वहां पे ताराचंद पटेल। तो इस ताराचंद पटेल और हाकिम खान, 2 आदमियों के नाम याद रखना है, ये निम्बाहेड़ा से संबंधित थे, ठीक है। तो ताराचंद पटेल जो है उसको तोप से उड़ा दिया जाता है बाद में अंग्रेजों द्वारा, है ना। तो ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जो है निम्बाहेड़ा के किले पे कौन कौन तैनात थे उस समय, हाकिम यार खां थे और ताराचंद पटेल थे। तो निम्बाहेड़ा में जो है क्रांति को दबाने का काम भी नीमच छावनी द्वारा किया गया था तो उस समय, ठीक है। तो ये एक फेज ये भी माना जाता है इसका, ठीक है। तो अर्जुन लाल साहिवाल, ये शांति स्थापना करने वाला यही था बंदा, अर्जुन लाल साहिवाला। वो कहता है कि ये जो बंदा है शांति स्थापित कैसे करा, कि इसने क्या करा, चर्बी वाले कारतूस वाली बात है ना, जो 1857 क्रांति में सबसे बड़ा मिथ साबित हुई थी, तो वो चर्बी वाले कारतूस वाली बात थी। उसको जो है अर्जुन लाल साहिवाला ने कैसे किया, सबके साथ खाना खा के सोल्व किया, सारे सैनिकों को एक साथ बैठाया, उसके साथ खाना खाया और चर्बी वाले कारतूस की बात को निर्मूल साबित करने का अपनी तरफ से प्रयास किया। तो ये कौन था, अर्जुन लाल साहिवाला। इसी ने क्या करी थी, शांति स्थापित करी थी यहाँ पे। तो ये ध्यान रख लेना आप, है ना, ठीक है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण बिंदु नसीराबाद और नीमच से संबंधित। अब जो छावनी, अब जो क्रांति है, एक क्रांति का एक चरण स्टार्ट होता है एरनपुरा से, ठीक है। तो अपन देख लो अपने क्रांति के तीन सैनिक छावनी पढ़ चुके अपन, नसीराबाद पढ़ चुके, नीमच पढ़ चुके। नीमच से किस तरीके से क्रांति दिल्ली तक पहुंची है, नसीराबाद से किस तरीके से क्रांति दिल्ली तक पहुंची है, ये दोनों फेज पढ़ चुके। अब ये देखते हैं अपन एरनपुरा से किस तरीके से जो है ये सैनिक जो है दिल्ली पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एरनपुरा में अपने जोधपुर लीजियन थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि एरनपुरा में कौन सी पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, कौन तैनात थे, जोधपुर लीजियन तैनात थी, ठीक है। तो एरनपुरा की छावनी, ये एरनपुरा की में क्रांति जो है वो कितनी तारीख से शुरू हुई थी, तो ये तारीख थी अपनी 23 अगस्त। तो ये ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि एरनपुरा में जो है कब से शुरू होती है क्रांति, वो होती है 23 अगस्त से। फिर जोधपुर लीजन होती है वहां पे, ठीक है। तो ये जोधपुर लीजन को तैनात कर दिया जाता है सीकर वाले एरिया में। तो सीकर वाले एरिया में अनादरा वाला गांव था, तो अनादरा गांव में कुछ क्रांतिकारी थे तो उनको दबाने के लिए जोधपुर लीजन जाती है एरनपुरा छावनी से, ठीक है। तो अनादरा जैसे पहुंचती है वहां पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये लोग ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, ठीक है। तो उस समय जो अपना एजीजी कौन होता है, पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र होता था ए लॉरेंस, ठीक है। तो एजीजी का पुत्र था ए लॉरेंस, और वो क्या है, अनादरा वाली जो ये सेना थी ना जोधपुर लीजन, उसको 2 जने लीड कर रहे थे, एक तो ए लॉरेंस, एक जेडी हॉल। जेडी हॉल जो है सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय, है ना। तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल और उसका एजीजी का बेटा था ए लॉरेंस। इन दोनों ने जो है अनादरा में जोधपुर लीजन को लीड किया था। तो अनादरा में जैसे अंधाधुंध फायरिंग शुरू करी जोधपुर लीजन वालों ने, तो ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं वहां से, ठीक है, क्योंकि क्रांति शुरू हो चुकी थी तब तक। तो 3 जनों के नाम याद रख लेना एरनपुरा छावनी से संबंधित, मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे ये पूछे जाएंगे कि मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद किस सैन्य छावनी से संबंधित थे, तो वो थे एरनपुरा सैन्य छावनी से संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। अब इन लोगों ने जो है एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किस छावनी के लोगों ने दिया है, ये एरनपुरा के छावनी के लोगों ने दिया है। किन किन ने, मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके यहां से बन जाता है, ठीक है। फिर ये सैनिक अनादरा में अंधाधुंध फायरिंग करने शुरू हो जाते हैं, ए लॉरेंस, जेडी हॉल भाग जाते हैं। फिर ये सैनिक क्या करते हैं, यहां से वापस एरनपुरा पहुंचते हैं। एरनपुरा पहुंच के वहां पे बहुत सारे उनके साथी जो थे उनको सबको इकट्ठा करते, बोलते हैं कि क्रांति शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्रांति शुरू करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। अब ये एरनपुरा से सीधा पहुंच जाते हैं खेरवा की तरफ। खेरवा भी अपने पाली में पड़ता है, ठीक है। तो खेरवा की तरफ पहुंच जाते हैं। तो खेरवा में वहां पे कुशाल सिंह चंपावत, जिसको ठाकुर कुशाल सिंह भी कहते हैं अपन, है ना, खुशहाल भी लिखते हैं इनको, कुशाल भी लिखते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैंने दोनों लिखा है। तो खुशहाल सिंह चंपावत थे आउवा के ठाकुर, ठीक है। तो आउवा के ठाकुर थे, वो अपने 5 अन्य ठिकानों के साथ वहां पे उनको मिलते हैं, कहां पे, खेरवा में। तो एरनपुरा के सैनिक किसके साथ मिल जाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह के साथ। तो कुशाल सिंह जी 5 अन्य ठिकानों के साथ ऑलरेडी वेट कर रहे थे। 5 अन्य ठिकानों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कभी कभी, वैसे पूछेंगे नहीं आपको, बस हिस्ट्री ऑप्शनल वालों से पूछे जा सकते हैं। रूपावास, लांबिया, आलनियावास, गुल्लर और आसोप। ये सैनिक, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था अभी जस्ट इसमें, ये अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा जो शासक था, कहाँ के शासक जो थे, शिवनाथ सिंह जी के बारे में पूछा था, आसोप के शिवनाथ सिंह जी के बारे में।
तो ये ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रूपावास के बारे में पूछा था, कल को लांबिया के बारे में पूछ ले तो लांबिया का था पृथ्वी सिंह, है ना, आलनी आवास का था अजीत सिंह, गूलर का था बिशन सिंह और अशोक का थे शिवनाथ सिंह। तो ये जो लोग थे वो भी इसका क्रांति में मौजूद थे, है ना, 1857 क्रांति में मौजूद थे। तो ये भी ध्यान रख लेना आप कि खुशहाल सिंह चंपावत अकेले नहीं थे, इनके साथ 5 अन्य ठिकाने भी थे, रूपावास, लांबिया, आलनी आवास, गुलर और अशोक। ये ध्यान रख लेना, है ना। तो ये सारे ठिकाने के हजार सैनिक थे सबके। तो एक तो आवा के और 5 अन्य ठिकानों के लगभग 6 थे, हजार सैनिक सबके थे, तो 6000 सेना प्लस एरनपुरा से जो सेना आई पूरी, वो जो है शामिल होकर कहां जाना चाह रहे हैं अभी, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली इसमें भी क्या है, कुछ सेना अब जैसे सब ये 5 ठिकाने थे, 6 ठिकाने थे, 6 ठिकानों ने तो बोल दिया प्रत्यक्ष थे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन 3 ठिकाने थे वो चाहते तो थे वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन वो प्रत्यक्ष समर्थन नहीं करना चाहते थे। तो उनमें नाम था सलूम्बर का, कोठारिया का और लासड़ी का, क्योंकि मेवाड़ के दिन आ रहे हैं ना। जोधपुर के तो सारे ठिकाने एक साथ आ गए, जोधपुर के बक्सिंग के खिलाफ थे सब लोग, तो ये सब लोग तो एक साथ आ गए। और ये जो है सलूम्बर, कोठारी और लासड़ी वाले जो है अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, कभी धन दे देते हैं, कभी कुछ कर दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष समर्थन दे देते हैं इनको। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि कौन से 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अप्रत्यक्ष रूप से जो है 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों को मदद करी। तो इसमें नाम तीनों के नाम आएंगे आपके, सलूम्बर वालों के भी आएंगे, कोठारिया वालों के भी आएंगे और लासड़ी वालों के भी आएंगे। तो 3 नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सलूम्बर, कोठारिया, लासड़ी ने अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, और प्रत्यक्ष कौन कौन है, आउवा, रूपावास, लांबिया, आलनियावास, गुल्लर और अशोक। महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। इसके बाद जो है अब जो क्रांतिकारी है ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एरनपुरा की छावनी प्लस 6000 अपने खेरवा पाली में इकट्ठा हो गए खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। अब जो है आगे बढ़ते हैं ये देख। ठीक है, तो बिथोड़ा नाम का स्थान होता है, ये सब पाली में पढ़ रहे हैं, है ना सारे। तो बिथोड़ा नाम के स्थान पर 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है, इसको बोलते हैं अपन बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, तो बिथोड़ा का युद्ध जो है एक तरफा इन क्रांतिकारियों द्वारा जीता जाता है, एक तरफा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन, जोधपुर सेना थी वहां पे। ठीक है, जोधपुर सेना के एक सेनापति थे ओनार सिंह, या इसको अनार सिंह भी कहते थे। ठीक है, तो ओनार सिंह या अनार सिंह की जो है मारा जाते हैं। ठीक है, तो ओनार सिंह यानी अनार सिंह, अनार अपने नाड़ बोलते हैं ना इसको, गर्दन को, तो नाड़ समेत जो है मार दिया जाता है इनको। ठीक है, तो ओनार सिंह जो है मारे जाते हैं यहाँ पे। फिर हीत कोट भी होते हैं वहां पे, तो हीत कोट भाग जाते हैं। फिर रायमल और विजयमल भी होते हैं, और कुशल राज सिंह भी होते हैं। तो 4 जने जोधपुर के जो थे बिथोड़ा के युद्ध में इनसे मुकाबला करने आते हैं क्रांतिकारियों से, और चारों भागते हैं, और ओनार सिंह जो है उसको तो मारा ही जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, हीत कोट भी भाग जाता है, रायमल भी भाग जाता है, कुशाल सिंह भी भाग जाता है। ठीक है, तो ये आप 3 नाम याद रख लेना, और चौथा अनार सिंह का नाम याद रख लेना। ठीक है, अब जब बिथोड़ा के युद्ध में बहुत करारी हार मिलती है जोधपुर की सेना को, पूरी सेना रहती है उस समय, बढ़िया लाव लश्कर पूरे रहते हैं। ठीक है, तो एजीजी को शम लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा वो अपने बहुत रॉन्ग मैसेज चला जाएगा, गलत मैसेज चला जाएगा क्रांतिकारियों के पास कि हम तो जीत गए। ठीक है, तो क्रांतिकारियों को जीत का जो स्वाद है ना वो चखने ही नहीं देना है, नहीं तो उसका उत्साहवर्धन हो जाएगा, तो फिर क्रांति और लंबे समय तक चलती रहेगी। तो एजीजी खुद है ना अपनी सेना लेकर आ गए। ठीक है, तो एजीजी खुद अपनी सेना लेकर आ जाएंगे कहां पे, चेलावास वाले एरिया में। तो चेलावास में 18 सितंबर, जस्ट 10 दिन बाद, देखो 8 सितंबर को ये हो रहा है, और जस्ट 10 दिन बाद जो है 18 सितंबर को चेलावास के मैदान में सारी सेनाएं, क्रांतिकारियों की सेना वर्सेस अंग्रेजों की सेना, दोनों सामने आमने सामने खड़ी रहती थी। तो क्रांतिकारियों में यही सेना थी, 6000 की सेना ये है, और एरनपुरा वाली छावनी के सारे सैनिक ये हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रांतिकारी होते हैं। इधर ईआईसी की तरफ से कौन कौन आता है, अब देखो अपने लॉरेंस खुद आ रहा है, एजीजी। ठीक है, एजीजी अपना कल मैंने समझा ही दिया था, अजमेर में जो बैठा हुआ था। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल अपने पैट्रिक लॉरेंस आ रहा है, वो जो है वो भी सेना का नेतृत्व करता है। फिर मैक मॉसन करता है एक नेतृत्व, और एक जोधपुर की सेना रहती है उसके साथ। तो तीनों सेनाएं जो है ना बहुत बुरी तरह से हारती है, और तीनों सेना, लॉरेंस खुद भाग जाता है अजमेर, खुद एजीजी, बहुत बड़ी बात है ना, एजीजी को भगाने वाला युद्ध था चेलावास का। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस युद्ध में स्वयं एजीजी जो है वो हारता है क्रांतिकारियों के विरुद्ध। तो किस युद्ध में आता है, चेलावास का युद्ध में। इसको गोरा कालों का युद्ध भी बोलते हैं, एक तरफ काले हैं क्रांतिकारी और एक तरफ ईआईसी गोरे। तो गोरे और कालों का युद्ध किसको बोलते हैं, अपने चेलावास वाले युद्ध को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, एजीजी खुद भाग जाता है अजमेर की तरफ, मैक मॉसन का सिर काट दिया जाता है, सिर काट के, क्योंकि आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह जी, तो आउवा वाले किले पर इनका सिर लगा दिया जाता है। किसका सिर, अपने मैक मॉसन का सिर। ठीक है, मैक मॉसन याद रख लेना नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक मॉसन का सिर काट के कहां पे लगा दिया जाता है, आउवा के दुर्ग के किले पर। ठीक है, उसके गेट पे लगा दिया जाता है, और एक जोधपुर सेना रहती है वो भी भाग जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो है ध्यान रख लेना,
इधर तो ओनार सिंह मारा जाता है, इधर मैकमोहसन मारा जाता है। तो ये दोनों का नाम याद रख लेना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि भिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया था, फिर ऑप्शन में मैकमोहसन देता है वो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो वहां पे। लेकिन यहाँ पे भिथोड़ा में ओनार सिंह मारा जाता है और इधर मैकमोहसन मारा जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से चेलावास का युद्ध होता है। इसमें भी जो है क्रांतिकारी डोमिनेटिंग कंडीशन में रहते हैं, क्रांतिकारी जीतते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो है चेलावास के युद्ध खत्म हो जाता है। अब जो है क्रांतिकारी ने एक तरफा जीत हासिल करी है दोनों युद्धों में, लेकिन इसमें जो है लॉरेंस का हारना, है ना, खुद एजीजी का हारना, ये बहुत बड़ा सेटबैक था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कैनिंग था उस समय। तो कैनिंग जो है डांट लगाता है किसको, लॉरेंस को, कि तुम्हें ये अक्ल नहीं है कि किस युद्ध में जाना है, किस युद्ध में नहीं जाना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो है गवर्नर जनरल खुद एजीजी को डांट लगा रहा है, तो वो कौन सा युद्ध था, वो चेलावास का युद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है इस समय जो है, अब जो है, अब जैसे यहां से जो है सेनानी जो अपने क्रांतिकारी थी, उनका हौसला तो बहुत ऊपर है और अंग्रेजों का हौसला बहुत डाउन चला गया। ठीक है, तो यहां पर जो है क्रांतिकारी दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं आउवा में कुछ सेना ले जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब अटैक होने वाला है। कुशाल सिंह जी खुद बोलते हैं, मुझे पता है वापस अंग्रेज बड़ी सेना लेके आके अटैक करेंगे, तो अपन क्या है, अपने को छुपने के लिए एक दुर्ग चाहिए। तो आउवा के दुर्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। तो एक तरफ जो है ठाकुर कुशाल सिंह जी आउवा की तरफ चले जाते हैं, और दूसरी तरफ इनको कहां जाना था, इनको दिल्ली जाना था। और इसमें तो शिवनाथ सिंह आसोपा के नेतृत्व में जो है एक सेना जो है दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है। तो ध्यान रखना, यहां से जो क्रांतिकारी है वो दो भागों में निकलते हैं। एक भाग जो है शिव सिंह आसोपा के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, एक भाग जो है ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अपने आवा में रुक जाएंगे, ताकि उस जो आएगी सेना अंग्रेज सेना, तो उसका मुकाबला कर सके। ठीक है, तो अब देखिए आप, शिवनाथ सिंह आसोपा निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो तीन युद्ध इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेना। ठीक है, तो नारनौल का युद्ध होता है एक, तो पहला, जैसे ही वो, क्योंकि दिल्ली निकलेंगे कहां से, अपने जोधपुर वाले एरिया से, पाली से, तो दिल्ली जाएंगे तो नारनौल होके जा रहे हैं। तो नारनौल में एक युद्ध होता है, ईआईसी की तरफ से गेरार्ड होता है। ठीक है, ईआईसी की तरफ से गेरार्ड होता है, और कुचामन के केसरी सिंह जी एक सामंत और हुआ करते थे। ठीक है, तो गेरार्ड और केसरी सिंह जी दोनों अटैक करते हैं किस पर, शिवनाथ सिंह जी पर और उनकी सेना पर। ठीक है, तो इस पर जैसे अटैक होता है 16 नवंबर के दिन, है ना, नारनौल वाले स्थान पे, तो जो है शिवनाथ सिंह जी है इन दोनों को बुरी तरह से हराते हैं। ठीक है, तो बुरी तरह से हरा के ये नारनौल के युद्ध में जीत सिक्योर कौन करता है, शिवनाथ सिंह आसोपा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो नारनौल के युद्ध में किसकी जीत होती है, क्रांतिकारियों की जीत होती है। कौन हारता है, गेरार्ड हारता है। गेरार्ड हारता ही नहीं है, मारा जाता है गेरार्ड। ठीक है, और केसरी सिंह जी वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, बच के। ठीक है, ये कुचामन के अपने सामंत हुआ करते थे उस समय। ठीक है, तो ईआईसी पूरी तरह से हारती है नारनौल के युद्ध में। फिर इसके बाद तखत सिंह जी ने क्या किया, इधर पीछे तखत सिंह जी अपने जोधपुर में बैठे ही थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, खुद सामंत गायब है शिवनाथ सिंह, इनका एरिया कौन सा है, आसोप है, तो आसोप वहीं पड़ता है जोधपुर राज्य में। तो वो क्या करते हैं, आसोप पर अटैक करने चले जाते हैं। बाद में जब शिवनाथ सिंह को खबर मिलती है कि ये तो आसोप पे अटैक करने वाले हैं, तो वो पीछे से लौट के आते हैं, तो आसोप की ओर लौटने का प्रयास करते हैं। और बड़लू नाम का स्थान होता है, ये भी पाली के आसपास ही पड़ता है। तो बड़लू में जो है अपने शिवनाथ सिंह आसोप को जो है बहुत बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हराती है, और हरा के आत्मसमर्पण करा लिया जाता है। तो बड़लू के युद्ध किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो बड़लू का युद्ध शिवनाथ सिंह आसोपा से संबंधित है। नारनौल का युद्ध भी किससे संबंधित है, शिवनाथ सिंह आसोपा से संबंधित है। ठीक है, तो ये बड़लू के युद्ध में कौन जीतता है, अपने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जीतते हैं, या जोधपुर की सेना जीतती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, और जोधपुर किले में इनको नजरबंद कर दिया जाता है, किनको, शिवनाथ सिंह आसोप का। तो इनका भी नाम याद रख लेना कि 1857 क्रांति में शिवनाथ सिंह के आसोपा की भी उतना ही वैल्यू है जितने की अपने ठाकुर कुशाल सिंह की। तो ये भी ध्यान रखना, है ना। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने क्या किया, इधर आउवा में जो है अपना किला सिक्योर करने की कोशिश की, वहां पे क्रांतिकारियों को शरण देना शुरू कर दिया। तो आउवा का किले का सुदृढ़ीकरण शुरू हुआ। ठीक है, 20 जनवरी तक जो है सेना ने लगभग सारे एरिया जीतने की कोशिश कर लेते हैं, और 20 जनवरी 1858 तक बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है आउवा को। ठीक है, आउवा वाले जो गतिविधि कर रहे हैं उनको बस उन पे ऑब्जर्वेशन रहता है। और 20 जनवरी 1858 को जब सब जगह से फ्री हो गए, ठीक है, अंग्रेज लगभग सब जगह से क्रांति दबा दिया, तो 20 जनवरी 1858 को ये किला घेर लिया जाता है ईआईसी द्वारा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जोधपुर सेना ने जो है ये किला घेर लेती है। बंबई से जो है इस बार आता है, बंबई से कर्नल होम्स। ठीक है, तो कर्नल होम्स की सेना आती है बंबई से, और वो सेना जो है ये अपने आउवा को, किले को घेर लेती है चारों तरफ से। ठीक है, तो बंबई की सेना आउवा के किले को घेर लेती है, और कर्नल होम्स के नेतृत्व में ये किला जीता जाता है। ठीक है, तो 20 तारीख को ये अटेम्प्ट होता है, और 23 तारीख को क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह को समझ में आ जाता है कि भाई यार यहाँ पे अब थोड़ा सा रुकना, सरवाइव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो मुश्किल होता है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, लांबिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह। ठीक है, लांबिया के ठाकुर कौन थे, पृथ्वी सिंह, जहां पे भी था लांबिया ना,
इन पृथ्वी सिंह जी को जो है किला सौंप दिया जाता है अहुआ का, और वो खुद निकल जाते हैं किधर, मेवाड़ की तरफ। ठीक है, तो मेवाड़ राजा ने इनको सपोर्ट कर दिया कि ठीक है आ जाओ, हम आपको समर्थन दे देंगे, कोई बात नहीं, है ना, हमारे पास रहना आप। ठीक, तो लांबिया के पृथ्वी सिंह जी ने वो उस समय अहुआ की कमान संभाली, और ये किधर निकल के आ गए, मेवाड़ की तरफ निकल के आ गए। ठीक है, बाद में जब एक दिन बाद 23 जनवरी को से छोड़ के 24 जनवरी नेक्स्ट डे जो है ये किला जीत लिया जाता है। तो 24 जनवरी 1858 को जो है अहुआ के किले का एक तरीके से आप जीत लेंगे। और ईस्ट इंडिया अंग्रेजी सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, किसके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। तो वो सुगाली माता की मूर्ति को भी खंडित कर देते हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारियों की देवी किसे कही जाती है, सुगाली माता। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये अहुआ किले के दौरान ही आपको मिलती है। ठीक है, फिर कुशाल सिंह जी जो है वो मेवाड़ प्रस्थान कर देते हैं, मेवाड़ प्रस्थान करेंगे इधर। फिर 8 अगस्त 1860 को, ठीक है, मेवाड़ की समझाने में, जब मेवाड़ वाले महाराजा थे, मेवाड़ के महाराजा ने इनको समझाया, तो उन्होंने को जो है 8 अगस्त, ठीक है, इधर जनवरी में हो रहा है, अगस्त तक 5 से 7 महीने तक समझाया, तब जाके जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया। कहां पे, नीमच छावनी में। ठीक है, तो नीमच छावनी में आत्मसमर्पण करने वाले कौन थे, अपने ठाकुर कुशाल सिंह जी, है ना। कब कराया, 8 अगस्त 1860 में। फिर इन पर जो है कार्रवाई की जाती है और एक टेलर आयोग बनाया जाता है। तो टेलर आयोग बनाया जाता है 10 नवंबर 1860 में। तो 1857 क्रांति में जितने भी लोग थे ना, जिन्होंने कोई भी किसी के भी ऊपर जो भी मुकदमा था, तो उन मुकदमे की सुनवाई के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया था। टेलर आयोग ने जांच के लिए, अपन देखेंगे कि सारे जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी हुए थे सबकी जांच कहां पे होगी, टेलर आयोग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। तो टेलर आयोग ने जो है इनको बिल्कुल एक तरीके से बोल दिया कि ये आरोप विहीन ही है, ये मानो इन्होंने किसी की हत्या नहीं की उस तरीके से, है ना। तो इनको जो है एक तरीके से बरी टाइप ही नहीं, बरी टाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन इन पे जो है आरोप विहीन कर दिया इनको। फिर 25 जुलाई 1864 में, ठीक है, 25 जुलाई 1864 को इनकी ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ। ठीक है, तो ये थे अपने पूरे क्रांतिकारी। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्रांति की कुछ प्रगति और बाकी है, कोटा से लेके अपन सारे राज्यों में उस समय क्या क्या कंडीशन थी वो, प्लस इसके जो भी अपने परिणाम हुए थे वो क्रांति के परिणाम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। नसीराबाद से छावनी से शुरू होती है क्रांति 28 मई 1857, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां से आती है, मेरठ से। अविश्वास होता है, बख्तावर सिंह पूछते हैं क्या विश्वास नहीं है, प्रिचार्ड से पूछते हैं, प्रिचार्ड बोलता है, कोई असंतुष्ट जवाब देता है, संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है, तो मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। लॉक हार्डी को घायल कर दिया जाता है, पेनी की हृदयघात से मृत्यु हो जाती है, और तोपखाना जो है इनके कब्जे में हो जाता है। वहां से जो है सेना, नसीराबाद की सेना कहां पहुंचती है, ब्यावर, ब्यावर से दिल्ली पहुंचती है 1 महीने के अंदर। ठीक है, 28 मई से 28 जून। ठीक, इसके बाद देखते हैं नीमच में 3 जून से शुरू होता है, और कर्नल एबॉट कस्मेट हो जाता है किसको, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह को। अवध विले पर प्रश्न पूछता है, तो जवाब नहीं दे पाता है कौन, एबॉट। ठीक है, तो इसके बाद शुरू हो जाती है क्रांति। किलेदार मैकडोनाल्ड, कर्नल जैक्सन, बेनिस्टर और लॉर्ड वहां पे तैनात थे। लॉर्ड मेजर मेवाड़ के शावर्स को बुलाता है, और इसके साथ जो है जोधपुर, बेदला आदि की सेना जो है वहां पे पहुंचती है। 6 जून तक कब्जा कर लेती है। विद इन 3 दिनों में नीमच पर कब्जा कर लिया जाता है। वहां पे चित्तौड़गढ़ में शावर्स और हार्ड काउंसिल के नेतृत्व में एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करती है नीमच के लोगों पे, नीमच के सैनिकों पे चित्तौड़गढ़ में, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहती है। चित्तौड़ के जो सैनिक थे वहां से निकल के डूंगला गांव में रुग्गा सिंह के यहाँ पे 40 अंग्रेज और स्त्री बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। वहां पे सावर्स इनको मुक्त कराता है, और बाद में उसको गोकुला मेहता के नेतृत्व में पिछोला के जगमहल में छोड़ दिया जाता है। फिर देखते हैं वहां से शाहपुरा निकलती है लक्ष्मण सिंह जी, वो क्रांतिकारियों को स्वागत करता है, और अपने शावर्स की जो सेना थी उसके लिए गेट बंद कर लेते हैं। देवली के महीपुर बटालियन होती है, वो जाजपुर के 800 मीना के साथ इनको ज्वाइन कर लेती है। फिर इसके बाद ये टोंक में पहुंचते हैं, वजीरुद्दौला का विरोध करते हैं। मामा मीर आलम सिंह, आलम खां था उनका, वो जो है सेना को ज्वाइन कर लेता है 500 सैनिकों के साथ। ये सब लोग जो है आगरा पहुंचते हैं। यहाँ की टोंक वाली सेना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पे स्त्रियों ने भी भाग लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगरा से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पर जो है 14, 18, 20 जुलाई को आक्रमण किया जाता है। ठीक है, ये थे अपने नसीराबाद और नीमच। एरनपुरा में देखते हैं, तो एरनपुरा में अनादरा नामक गांव में जोधपुर लीजन पहुंचती है। वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, और ए लॉरेंस और जेडी हॉल भाग जाते हैं। और मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद 3 नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए। एरनपुरा पहुंच के सैनिकों के साथ आगे बढ़े। खेरवा नामक स्थान पे, पाली में पड़ता है, कहा, खेरवा। तो पाली खेरवा में खुशाल सिंह, चंपावत, अहुआ के और 5 अन्य ठिकानों के साथ जो है ये ज्वाइन कर लेते हैं कौन सी आर्मी को, जोधपुर लीजन को। ठीक है, ये सब जो है 6000 की सेना प्लस जोधपुर लीजन सब मिलके जो है अपने बिथोड़ा के नाम के स्थान पर ओनार सिंह को मार देते हैं। हीथकोट और रायमल और कुशल राज सिंह जी को भगा देते हैं।
ठीक है। बाद में एजीजी खुद आता है, चेलावास में 18 सितंबर को गोरे कालों का युद्ध है। ईआईसी में लॉरेंस आता है, तो लॉरेंस को भगा देते हैं अजमेर की साइड, और मैकमोहसन का सिर काट के आहुआ के दुर्ग में जमा कर दिया जाता है, और जोधपुर सेना आती है तो इन सबको हरा दिया जाता है। यहाँ से क्रांतिकारी दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक में जो है कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो है आहुआ में रुक जाते हैं, दूसरी सेना शिव सिंह आसोपा के नेतृत्व में दिल्ली चली जाती है। दिल्ली चले जाएगी तो नारनौल के युद्ध में गेराड को मार देंगे और कुचामन के केसरी सिंह को भगा देंगे, ठीक है। जीतते हैं नारनौल का युद्ध। तखत सिंह आसोपा पे अटैक कर देता है, आसोप वाले रीजन में, और वहां पे जो है वहां से जब आसोप शिवनाथ आसोपा को पता चलता है कि मेरे राज्य पे अटैक कर दिया गया है, वापस लौटते हैं। बड़लू के युद्ध में हार जाते हैं, हार के आत्मसमर्पण कर लेते हैं और जोधपुर किले में नजरबंद कर दिया जाता है। इधर कुशाल सिंह को देखते हैं तो किले का सुदृढ़ीकरण करना शुरू कर देते हैं। 20 जनवरी 1858 को किला घेर लिया जाता है, बंबई के कर्नल होम्स के नेतृत्व में घेरा जाता है। 23 जनवरी को छोड़ के मेवाड़ चले जाते हैं, मेवाड़ में 8 अगस्त तक आत्मसमर्पण कर लेते हैं और 25 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है। इधर 23 जनवरी को लांबिया के पृथ्वी सिंह जी ने ये डट के मुकाबला किया जाता है। फिर 24 तारीख को आहुआ किला अंततः जीत लिया जाता है। टेलर कमीशन बनता है इनकी जांच के लिए, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए। तो ये था अपना पूरा 1857 की क्रांति की प्रगति किस तरीके से हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, अपन कोटा और राजस्थान के विभिन्न अपने राज्यों में किस तरीके से क्रांतियां चली थी, प्लस अपना जो क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए थे वो चीज अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और अच्छे से तैयार हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।